नमस्कार, राष्ट्रबोध से मैं पवन केसवानी। भाजपा के दिग्गज नेता और दुर्ग जिला सहकारी बैंक के अध्यक्ष रहे प्रीतपाल बेलचंदन की गिरफ्तारी 15 करोड़ के घोटाले के एक मामले में हुई है। इस मामले में काफ़ी कानूनी दांवपेच होते रहे, कई तरह के आरोप प्रत्यारोप रखते रहे, लेकिन इस गिरफ्तारी की कड़ी कहीं दूर जाकर जुड़ती है। वो कड़ी है सीधे तौर पर राजनीति की। 2008 में भाजपा के टिकट से विधानसभा चुनाव लड़ चुके प्रीतपाल बेलचंदन की तब करीब 1500 वोटों से ही हार हुई थी। बावजूद इसके प्रीतपाल बेलचंदन सहकारिता के क्षेत्र में सक्रिय रहे, ग्रामीण क्षेत्रों में अच्छी पकड़ रही, खासकर पिछड़ा वर्ग की राजनीति करते रहे। दुर्ग में उस वक्त सरोज पांडे की भाजपा में तूती बोला करती थी, राष्ट्रीय स्तर पर एक बड़ा नाम हो चुका था। 2009 में वो सांसद भी बन गई और 2008 में ही इससे पहले वो विधायक बन चुकी थी। इस तरह से महापौर, विधायक और सांसद रहने के कारण सरोज पांडे एक बड़ा नाम हो गया था। प्रीतपाल बेलचंदन उनके अनुसार राजनीति नहीं कर रहे थे और उनके खेमे से नहीं आते थे, तो जाहिर तौर पर उनकी उपेक्षा होने लगी। लेकिन प्रीतपाल बेलचंदन इन सब के बावजूद अपनी एक अलग पहचान बना चुके थे। लगातार वो सहकारी क्षेत्र से जुड़े रहे। 2015 से लेकर जून 2020 तक के उनके कार्यकाल के दौरान उन पर 15 करोड़ के जो आरोप लगे वो बेहद हैरान करने वाले और चौंकाने वाले हैं। प्रीतपाल बेलचंदन पर आरोप थे कि उन्होंने नियम कायदों को ताक में रखकर अपनी मर्जी से बैंक का संचालन किया, बिना अनुमति लिए 234 मामलों में 1313.5 लाख की अनुदान राशि गोदाम निर्माण के लिए दी। इतना ही नहीं, उन पर यह भी आरोप है कि अगस्त 2016 से जून 2019 तक एक मुश्त समझौता के लिए यानी वन टाइम सेटलमेंट की योजना के तहत नियमों के विपरीत जाकर 186 मामलों में 175.61 लाख रुपए की छूट प्रदान की गई। इस तरह से उनके विरुद्ध 248 पन्नों की एक जांच रिपोर्ट बनाई गई। कलेक्टर के निर्देश पर एडीएम की अध्यक्षता में जांच समिति ने उन पर जो आरोप लगाए उसी आधार पर उनकी गिरफ्तारी हुई है। जिस वक्त ये आरोप तैयार हो रहे थे उस वक्त एक खबर उड़ी कि प्रीतपाल बेलचंदन कांग्रेस प्रवेश लेने वाले हैं। चुनाव से ठीक पहले इस गिरफ्तारी के काफी गहरे मायने निकाले जा रहे हैं। गिरफ्तारी के बाद प्रीतपाल बेलचंदन कुछ कहने से बचते रहे। और न्यायालयीन प्रक्रिया निपटने दो, उसके बाद बोलेंगे। माननीय हाईकोर्ट से निर्देश है कि तत्काल इसमें कार्रवाई करके चालान पेश करना है, तो इसी के तहत हम लोगों ने फिर विवेचना को आगे बढ़ाया है और उसी क्रम में इनको हिरासत में लिया गया और इनसे पूछताछ करके जो भी साक्ष्य हमको मिलेंगे उसके हिसाब से हम लोग कोर्ट में चालान पेश। मौजूदा समय में छत्तीसगढ़ की जिस तरह की राजनीति चल रही है उससे लगता तो यही है कि आने वाले दिनों में करप्शन और घोटाला एक बड़ा मुद्दा बन सकता है। भारतीय जनता पार्टी इस पे लेकर जिस तरह से आक्रामक है, शराब घोटाले के मामले में जिस तरह से एक के बाद एक ईडी ने गिरफ्तारियां की और कुछ बड़े खुलासे किए। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने आगे की कार्रवाई पे कुछ रोक लगाई है, इसे लेकर राज्य सरकार भी सचेत है। पुरानी सरकार के भी कुछ गड़े मुर्दे उखाड़े जा रहे हैं। ऐसे ही घपले घोटाले के आरोपों के बीच भाजपा के प्रमुख प्रवक्ता और पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर ने राम वनगमन पथ को लेकर एक बड़ा खुलासा किया, एक बड़ा आरोप लगाया है। उनका सीधा आरोप है कि लोकार्पण के नाम पर 4 करोड़ 69 लाख रुपए का खर्च किया गया है। इतनी बड़ी रकम कभी भी किसी भी लोकार्पण में खर्च नहीं की गई। अजय चंद्राकर एक जिम्मेदार शख्सियत हैं, कुरुस से विधायक हैं, भाजपा के प्रवक्ता हैं और जो कुछ भी कह रहे हैं उनके एक एक शब्दों पर आप गौर करें। उसके बाद मैं कांग्रेस के पलटवार पर भी आऊंगा। एक पहला राज्य है जो राम के नाम पर भ्रष्टाचार को बढ़ावा देता है, भ्रष्टाचार करती है राम के नाम पर, और राम भगवान के नाम पर जो भ्रष्टाचार कर रहे हैं उनको एक दिन जेल जरूर जाना पड़ेगा। भाजपा के इन आरोपों पर कांग्रेस के प्रवक्ता धनंजय ठाकुर का एक वक्तव्य मीडिया के लिए जारी किया गया, जिसमें उन्होंने बताया कि पूर्ववर्ती भाजपा की सरकार आयोजनों पर सलमान खान और करीना कपूर खान पर खर्च करती रही। हम राम के असल भक्त हैं। राम वनगमन पथ का अभी 50% काम पूरा हो चुका है। पुरानी सरकार ने 15 साल कमीशन खोरी की। धनंजय ठाकुर के इस पलटवार में कहीं भी अजय चंद्राकर के उन आरोपों का सीधे तौर पर जवाब नहीं दिया गया। दरअसल घोटाले को जिस तरह से भाजपा आगे भी मुद्दा बनाते जा रही है वह न केवल विधानसभा के बाहर बल्कि विधानसभा के अंदर भी काफी संवेदनशील मुद्दों पर तथ्यों के साथ भारतीय जनता पार्टी एक एक कर जिस तरह से आरोप लगा रही है, उसे लेकर सीएम हाउस में कांग्रेस की प्रभारी कुमारी शैलजा की मौजूदगी में कई मंत्रियों ने बचाव और आक्रमण की तैयारी कर रखी है। विधानसभा के भीतर भाजपा के विधायक सौरभ सिंह ने जो कुछ कहा वह सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। ऐसे ही आरोपों के लिए कांग्रेस खुद को तैयार कर रही है। अध्यक्ष महोदय, 246 करोड़ का गोबर का भुगतान हुआ
वो मंत्री जी के प्रशिष्ट के जवाब में आया है। प्रशिष्ट के जवाब का हम लोग हिसाब लगा रहे थे तो 17 करोड़ हम हिसाब लगाकर बोल रहे हैं, उनके हिसाब से तो कुछ 86 लाख हो रहा है जो उन्होंने टोटल बताया। पर फिर से हमने हिसाब लगाया कि हमारा गलत कहीं पर फिगर मत हो जाए, तो 17 करोड़ है। हमारा कुल मानना यह है कि आपने 286 करोड़ का गोबर खरीदा, 246 करोड़ का गोबर खरीदा, 17 करोड़ का वैल्यू एडिशन करने के बाद आपने 17 करोड़ की वैल्यू का सामान बेचा। वैल्यू एडिशन हुआ है, जो गोबर आपने खरीदा उससे वर्मी कंपोस्ट बनाया है, गोबर का पेंट बनाया है, उसको वैल्यू एडिशन करके 17 करोड़ का बेचा। ये 229 करोड़ रुपए जो शासन की राशि है, ये बैलेंस कहां पर है? या तो फर्जी गोबर खरीदी हुई है, किसी के भी डाटा में चढ़ा दिया गया है गोबर, उतने मात्रा में गोबर उपलब्ध नहीं है जितने मात्रा में भुगतान किया गया है, तो वो फर्जी खरीदी है। चारा घोटाला से बड़ा घोटाला है गोबर घोटाला, और ये 229 करोड़ का क्लियर कट हिसाब नहीं आ रहा है उसमें। आमतौर पर विपक्ष का काम ही होता है आरोप लगाना, तथ्य प्रस्तुत करना। दूसरी ओर बहुत मुश्किल होता है सत्ताधारी दल के लिए खुद के लिए बचाव करना। लेकिन मौजूदा समय में छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार ने भी लगता है हमले का मूड बना लिया है। 2013 में जब भाजपा की सरकार थी, तब से आबकारी विभाग में पदस्थ रहे करीब 80 अधिकारी कर्मचारियों को नोटिस दिया गया है। यह नोटिस EOW यानी आर्थिक अपराध शाखा की ओर से उन्हें 26 जुलाई को अपने दफ्तर 11 बजे बुलाया गया है। इस नोटिस के माध्यम से पूर्ववर्ती सरकार पर अब जाकर शिकंजा कसने की तैयारी हो रही है। शराब विभाग की ऐसी नोटिस का मूल आधार है आबकारी विभाग में 2013 से लेकर अब तक जिलों में पदस्थ अधिकारियों के नाम, पता व सूची मांगी गई है। साथ ही यह भी पूछा गया है कि तब कौन कौन शराब की सप्लाई कर रहे थे, प्लेसमेंट एजेंसी और ठेकेदार कौन थे, किन डिस्टिलरीज में शराब की सप्लाई हुई और बॉटलिंग कौन करता था, वगैरह वगैरह। इसके अलावा जो सूत्रों से पता चला है, अधिकारियों से पूछताछ के बाद EOW, प्लेसमेंट एजेंसियों, ठेकेदार और अंत में डिस्टिलरी संचालकों से भी पूछताछ की तैयारी कर रही है। ऐसा माना जा रहा है कि इस मामले में डिस्टिलरी संचालकों पर भी केस दर्ज हो सकता है। जो अधिकारी गड़बड़ी में लिप्त मिलेंगे उनकी संपत्ति की जांच के अलावा आय से अधिक संपत्ति का केस भी दर्ज किया जा सकता है। यानी सरकार ने भी वार का पलटवार करने वाली नीति को अपना लिया है। इस वक्त कोल घोटाले में जब एक और IAS रानू साहू के लिए 14 दिन की रिमांड और बढ़ा दी गई है, उन्हें जेल जाना पड़ा है। इससे पहले अक्टूबर 2022 में IAS समीर विश्नोई ही कोल परिवहन के मामले में जेल में बंद है। जाहिर तौर पर ऐसे माहौल में सत्ता पक्ष की किरकिरी होती है, खासकर ऐसे समय चुनाव सर पर हो। या सत्ता पक्ष के रणनीतिकारों को यही मुफीद लगा होगा कि बचाव की बजाय हमले का जवाब हमले से दिया जाए। यदि पूर्ववर्ती सरकार और उनके अधिकारी चुनाव से पहले यदि कुछ आरोप में संलिप्त पाए जाते हैं तो यह गणित के नियम माइनस और माइनस को जोड़कर प्लस होता है वाले फार्मूले पर आगे बढ़ा जा सकता है। दरअसल यह आम जनता भी अब मान चुकी है कि सरकार किसी की भी हो, सिस्टम किसी का भी हो, करप्शन रुकने वाला नहीं है। अभी हाल में ही जो एक नया मामला उजागर हुआ है वह है शिक्षा विभाग का, जहां छत्तीसगढ़ के सभी 5 संभाग से यह शिकायतें आ रही है कि वहां प्राथमिक और माध्यमिक शाला के जो शिक्षकों का प्रमोशन हुआ है, सैकड़ों की संख्या में हुआ है। ऐसे शिक्षकों को जो दूरस्थ क्षेत्रों में पदस्थ किया गया है, रिमोट एरिया में पदस्थ किया गया है, उन्हें नियम विरुद्ध जाकर वापस शहरी क्षेत्र में लाने के लिए मोटी उगाही की गई है। इस पर जांच हुई है। स्कूल शिक्षा विभाग की ओर से सचिव S भारतीदासन का 27 जून 2023 का एक पत्र भी जारी हुआ था, जिसमें साफ तौर पर ऐसा करने की मनाही की गई थी। एक बार फिर मैं आपको वो पत्र दिखा रहा हूं। ये पत्र वो मेरे हाथ में है, जिसमें साफ तौर पर लिखा है कि कतिपय संभागों से शिकायत मिली है कि काउंसलिंग पश्चात कुछ शिक्षकों की पदस्थापना में पुनः संशोधन करते हुए उन्हें मनमाने तरीके से पदस्थ करने का आदेश जारी किया गया है। इससे राज्य शासन की मंशानुसार पारदर्शिता के साथ शिक्षकों की पदस्थापना के निर्देशों की अवहेलना हुई है। इतने स्पष्ट शब्दों में उन्होंने मान लिया है कि अवहेलना हुई है। जाहिर तौर पर इसके बाद जांच भी हुई और जांच में भी इसे सही पाया गया। यही कारण था कि बिलासपुर के संयुक्त संचालक SK प्रसाद और सहायक ग्रेड 2 के विकास तिवारी को सस्पेंड कर दिया गया। ऐसा आरोप है कि 1.5 से 2.5 लाख रुपए की प्रति शिक्षकों से जो वसूली हुई है, इस अनुसार प्रत्येक संभाग से करीबन 10 करोड़ की वसूली हुई है। यानी 5 संभागों से करीबन
50 करोड़ रुपए सिर्फ इस बात के लिए वसूली हुई है कि सरकारी स्कूल के शिक्षक दूरस्थ अंचलों में जाकर न पढ़ा सकें। जब शिक्षक इस तरह से रिश्वत देंगे तो वो उसे वसूलेंगे कैसे, गुणवत्ता कैसे देंगे? जाहिर तौर पर इस प्रश्न का उत्तर हर किसी को मालूम है, सिस्टम को भी मालूम है। जब ये 50 करोड़ की वसूली हुई है तो ईमानदारी से सब पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? जबकि स्कूल शिक्षा विभाग की ओर से जो जांच करवाई गई है, जिसमें एक और पत्र है 19 जुलाई 2023 का, यह पत्र लिखा है आरपी वर्मा अवर सचिव ने, जिन्होंने बिलासपुर के संयुक्त संचालक को दोषी माना है, वहां के कर्मचारी को दोषी माना है। सवाल यह उठता है इसमें दुर्ग कहीं पीछे क्यों छूट गया, इसमें सरगुजा क्यों पीछे छूट गया? दुर्ग के बारे में बताया जा रहा है यहाँ करीबन 850 शिक्षकों की पदोन्नति हुई थी। यहाँ भी संयुक्त संचालक मरकाम के विरुद्ध गंभीर आरोप हैं। जांच अंदर खाने चल रही है, कुछ जांच दबाने की कोशिश हो रही है, राजनीतिक अप्रोच लगाए जा रहे हैं। चुनाव का समय है, इससे पहले यदि यह मामला जनता तक पहुंचता है तो जाहिर तौर पर इसमें सिस्टम की इमेज तो खराब होती है। लेकिन अच्छी बात है कि सरकार की ओर से ही अभी जो कार्रवाई की जा रही है वह कार्रवाई भ्रष्टाचार पर नकेल कसने के लिए लगाई जा रही है। आवश्यकता इस बात की कि कार्रवाई तेजी से हो, काफी व्यापक हो, बड़े स्तर पर हो। दरअसल हमारे देश में नौकरशाह कर्मचारियों पर तो कार्रवाई होती है क्योंकि शासकीय नियमों का हवाला दिया जाता है, उनके लिए दायरे फिक्स किए जाते हैं, लेकिन राजनेता अक्सर इससे बच जाते हैं। राजनीति की शुचिता के लिए आवश्यक है कि साफ सुथरे लोगों को राजनीति में लाया जाए, क्योंकि यहाँ कोई क्राइटेरिया नहीं होता, यहाँ कोई योग्यता कोई पैमाना नहीं रखती। जेल में बंद नेता भी चुनाव लड़ सकता है। हमारी हिंदी फिल्मों में गुंडे बदमाशों को जिस तरह से नेता बनते दिखाया जाता है, जेल के अंदर रहते हुए वे विधायक सांसद बन जाते हैं, तो इससे जनता में एक अच्छी छवि राजनीति के लिए नहीं जाती। हम इसलिए आपको बार बार आगाह करते हैं कि आप ऐसी भ्रांतियों से अलग होकर स्वस्थ राजनीति के लिए, देश और समाज की भलाई के लिए राजनीति में अपना योगदान दें, अच्छे लोगों का साथ दें। राजनीति बुरी नहीं होती, राजनीति में काम करने वाले लोग अच्छे या बुरे होते हैं। आज के इस अंक के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर लिखिएगा। मेरा आपसे आग्रह है कि आप चैनल को देखें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे आपका और हमारा साथ लंबे समय तक ज़्यादा मजबूती से बना रहे। नमस्कार।